जुलाई 2019 में जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा 10,000 नए सैनिक जम्मू कश्मीर में भेज दिए जाते हैं। 1 अगस्त को 28,000 एडिशनल सैनिक और भेज दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला घबराकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आते हैं और पूछते हैं आखिर क्या चल रहा है, इतने सारे सैनिक क्यों भेजे जा रहे हैं कश्मीर में। उन्हें बताया जाता है कि पाकिस्तान द्वारा एक माइन बिछाई गई है अमरनाथ यात्रा में और 2 अगस्त को ये न्यूज में ब्रोक किया जाता है। अमरनाथ यात्रा पर गए यात्रियों को बोला जाता है कि आप लोगों के ऊपर पाकिस्तान द्वारा हमला किया जा सकता है और अमरनाथ की यात्रा को रोक दिया जाता है। और 3 अगस्त को किश्तवाड़ा में चल रहे 43 दिन से मसाइल यात्रा को रोक दिया जाता है। अब उमर अब्दुल्ला राज्यपाल से मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। इसी बीच 62,000 टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर से बाहर रातों रात निकाल दिया जाता है। ऐसे में अब सबको लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो भारत पाकिस्तान पे चढ़ाई ना कर दे, कहीं भारत और पाकिस्तान में युद्ध ना होने लगे। इसी बीच में सेना के स्पोक पर्सन बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने कुछ ऐसा 31 जुलाई को हमारे साथ किया था जिसमें कुछ सैनिक उनके मारे गए थे, हम उन्हें वापस दे रहे हैं। 4 अगस्त को पाकिस्तान से बोला जाता है कि वो अपने डेड सोल्जर के डेड बॉडी को वापस ले जाए। इस बीच इमरान पठान सहित 100 क्रिकेटरों को बोला जाता है कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाइए। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और शहजाद लोन को नज़रबंद कर दिया जाता है उनके घर के अंदर और इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा सस्पेंड कर दिया जाता है और धारा 144 लागू कर दी जाती है। और 5 अगस्त को धारा 370 को खत्म करने का प्रावधान राज्यसभा में पेश कर दिया जाता है। सरकार के इस एक फैसले से सेंट्रल लॉ के 890 कानून एक साथ कश्मीर पर लागू हो जाते हैं और डुअल सिटीजनशिप हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को यह गुमान था कि धारा 370 को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस कारण शाह फजल, जो कि यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाए थे और यूपीएससी को छोड़कर नए नए नेता बने थे, उन्होंने कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। 20 मार्च 2020 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को 7 न्यायाधीशों के पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को भी चुनौती दी जाती है। 14 दिसंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने एक बार फिर 5 जजों के साथ सुनवाई करने की बात कही। 11 जुलाई 2023 को DY चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले की सुनवाई की बात कही। 2 अगस्त से 16 दिनों तक सुनवाई चली। सितंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करके फैसले को सुरक्षित रख दिया गया और सुनवाई के लगभग 90 दिनों के बाद इस फैसले को पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। सुनवाई में क्या कहा गया है, इसको जानने से पहले आइए हम कुछ जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो जाते हैं। भारत के अंदर लगभग 600 रियासतें पैदा हो जाती हैं। भारत के अंदर जितनी भी रियासतें होती हैं वो सब भारत में विलय कर लेती हैं, लेकिन 3 रियासतें ऐसी होती हैं जो भारत या पाकिस्तान में विलय करने से मना कर देती हैं। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, अभी जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। बात है 15 अगस्त 1947 की, जब जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य बना रहता है। हरि सिंह को अपने राज्य को बचाने के लिए अब अंग्रेजों से नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान से डील करना पड़ेगा। ऐसे में राजा हरि सिंह एक स्टैंड स्टिल समझौता करते हैं। ये ऐसा समझौता होता है जिसमें जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, यानी कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। इस समझौते के बाद वो निश्चिंत रहते हैं कि भारत या पाकिस्तान हमारे राज्य पर कोई हमला नहीं कर सकेगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की नज़र कश्मीर पर होती है। पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर 1947 को कबालियों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर देते हैं। कबाली यानी कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले एक जनजाति है। पहले राजा हरि सिंह कबालियों का सामना करते हैं। वो सोचते हैं कि कबाली हैं, लूटपाट करके वापस चले जाएंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि असल में ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया हमला है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे में वो हरि सिंह भारत की मदद मांगने चले आते हैं। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हरि सिंह से
कहते हैं कि आप हमारे विलय प्रपत्र पर अगर साइन करते हैं तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। ऐसे में हरि सिंह को विलय प्रपत्र पर साइन करना पड़ता है। 26 अक्टूबर को साइन करते हैं और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना अपना कमान संभालती है और दिसंबर तक इंडिया 2/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान से आज़ाद करा लेती है। तभी पीएम जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में चले जाते हैं इस हमले को लेकर और यूएनओ कहता है कि जो जहां है वहीं रह जाए, अब कोई किसी के ऊपर हमला न करे। वार को समाप्त कर दिया जाता है और बचा हुआ 1/3 पार्ट पाकिस्तान के पास रह जाता है। इस समय भारत का संविधान बनने वाला होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई भी प्रतिनिधि संविधान में नहीं था। तो शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का मेंबर बनाया गया और बोला गया कि आप भी अपने हिसाब से जो मांगना है मांग लीजिए। हमारा संविधान लगभग तैयार है, फिलहाल के लिए आज धारा 370 ले लो और अपनी एक संविधान सभा बना लो और जो भी कानून बनाना है जम्मू कश्मीर को लेकर बना लो, हमें बता देना, फिर जो भी होगा वो हम मिलकर कर लेंगे। 1951 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ। इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत का संविधान इस पर लागू होगा कि नहीं ये भी तय करना था। 14 मई 1954 को संविधान में 35A जोड़ा गया और जम्मू कश्मीर के निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दे दी गई। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई। इसके तहत जम्मू कश्मीर के संविधान ने कई बदलाव किए, जैसे कि अपने आप को स्पेशल स्टेटस दे दिया, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को डुअल सिटीजनशिप दे दी, जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग झंडा बना दिया और धारा 360 को अप्लाई करने से मना कर दिया गया और माइनॉरिटीज को छूट देने से भी इनकार कर दिया गया और भारत का नागरिक यहाँ कोई जमीनें नहीं खरीद सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होने दिया और इनकी विधानसभा 6 वर्ष तक चलेगी, इसका भी प्रावधान किया गया। और जम्मू कश्मीर की महिला अगर बाहर के किसी नागरिक से शादी करती है तो उसकी नागरिकता राज्य की खत्म कर दी जाएगी, इसका भी प्रावधान बनाया गया। अब धारा 370 के सस्पेंड होते ही सेंट्रल लॉ के लगभग 890 कानून एक साथ कश्मीर पर लागू हो जाते हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच इस पर फैसला सुनाती है। CJI चंद्रचूड़ कहते हैं कि संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता है। युवराज कर्ण सिंह की साल 1949 में की गई उद्घोषणा और संविधान में इसकी पुष्टि होती है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। धारा 370 पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ नेताओं ने भी बयान दिया अपना, जैसे महबूबा मुफ्ती सहित कहती है हमें निराश नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान बताने वाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी हार नहीं बल्कि भारत के विचारों की हार है।